So now we are going to discuss about current electricity numericals। और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। पहले आप ये मान लो कि यहाँ पे एक अपने पास क्या है, एक बल्ब है, फर्स्ट बल्ब, देन वी हैव सेकंड बल्ब, देन वी हैव थर्ड बल्ब। ये तीन बल्ब है अपने पास, ठीक है। और इन तीनों का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस है और इसका 5 ओम रेजिस्टेंस। तीन बल्ब से तीनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तीनों बल्ब्स की पावर बतानी है। तीनों बल्ब्स का क्या बताना है बेटा? पावर बताना है, ठीक है। चलिए तीनों बल्ब्स की पावर निकाल लेते हैं। मान लीजिए जो बैटरी लगी हुई है वो कितने की है? बैटरी जो है वो अपनी है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की बैटरी है। पहले तो इसमें करंट निकालना पड़ेगा। ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं? सीरीज सर्किट में करंट निकालते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है। वोल्टेज कितना है इसका? 20 वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2 + 3 + 5 10। तो करंट कितना आ गया? करंट आ गया 20 एम्पियर। ध्यान रखें ये सीरीज सर्किट है, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। यहाँ से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर। यहाँ से कितना करंट जाएगा? 2 एम्पियर, ठीक है भाई। तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब ये बता दो कि पहले वाले बल्ब का पावर कितना होगा? पहले वाले बल्ब का पावर हो जाएगा I² R1, ठीक है। P1 मतलब पहले वाले बल्ब का पावर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब कितना हो गया बेटा? 4 × 2 = 8, 8 वॉट। क्या हो गया बेटा यहाँ पे? 8 वॉट। दूसरे बल्ब का पावर बताओ जिसको अपन P2 बोलते हैं, दैट इज I² R2, ठीक है। देखो कितना आसान है, आपको यही 3 बार ऐसे ही निकालना है, थर्ड का भी ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये अपन ने क्या कर दिया? 3 × 4 = 12। ये वाला बल्ब है 12 वॉट का। और फोर्थ जो बल्ब है थर्ड जो बल्ब है, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर मैं सीधा लिख रहा हूँ इंटू 5, ये हो जाएगा 20 वॉट। इस तरीके से देखो कितना आसान है, तीनों बल्ब का अपन ने पावर निकाल दिया, ठीक है ना। ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है फर्स्ट बल्ब में, सेकंड बल्ब में, थर्ड बल्ब में, सब निकाल लेना तुम लोग, आसान है। मैं आगे चलता हूँ, आगे कुछ और देखते हैं, चलो ठीक है। और क्वेश्चन उठाते हैं 10th क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे आप सम टाइम दे आस्क कि भाई इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और ऐसे करके वो बोलेंगे कि आप इसका टोटल रेजिस्टेंस बताइए, इसका टोटल रेजिस्टेंस आप बताइए कितना हो सकता है। देखते हैं चलो कितना है टोटल रेजिस्टेंस इसका, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या कंडीशन है यहाँ पे। देखो ये अपना हो गया 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब देखना है कितना आसान है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखो ये जो सर्कल है, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि 3 और 6 पैरेलल में है। 3 और 6 अगर पैरेलल में है, ध्यान रखना पहले पैरेलल सॉल्व, यहाँ पे अपन पहले पैरेलल सॉल्व करेंगे फिर सीरीज सॉल्व करेंगे। पहले जो सॉल्व हो रहा हो उसको सॉल्व करो, है ना। तो यहाँ पे पहले पैरेलल ही दिख रहा है, 3 और 6 पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए ध्यान रखना, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। 3 × 6 / 3 + 6, ये केवल 2 रेजिस्टेंस में लगेगी। ट्रिक ध्यान रखना कितने में लगेगी? 2 रेजिस्टेंस। तो ठीक है, ये अपना R' आ गया, ठीक है ना। R' आ गया। क्या किया मैंने? पैरेलल के लिए ट्रिक है 3 × 6 / 3 + 6, मतलब ये ट्रिक आप ऐसे ध्यान रखो कि मान लो अपने पास 2 रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ साइड में बता दूं। मान लो अपने पास 2 रेजिस्टेंस है, R1 है और दूसरा क्या है? R2 है। तो R1 R2 / R1 + R2, ये तुम निकाल सकते हो इससे सीधा R', ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक है ये केवल 2 रेजिस्टेंस में लगेगी, 3 के लिए फिर आपको ट्रिक नहीं लगाना, फिर आपको वो लगाना पड़ेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 3 के लिए ट्रिक मत लगाना, ठीक है। तो फिर ये कितना आ गया बताओ आंसर इसका? क्या आ गया अपना? 3 × 6/9, 3 3 3 2 कितना आ गया? ये 2 ओम आ गया। कितना आ गया? 2 ओम। इस तरीके से अपन ने R' निकाल लिया। मतलब यहाँ पे जो सर्कल है उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है? उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। ये कितना हो गया? 2 ओम। ये कितना हो गया? 4 ओम, 4 ओम।
है ना, बना लिया ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके बना लिया। अब ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है वो देख लेते हैं। तो अपन बोलते हैं आर ए बी, कितना आ गया बेटा ये 2 + 2 + 4, 4 कितना आ गया 8 ओम, 8 ओम आ गया अपना आंसर। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इजीली आ गया ना ये आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन तो तुम लोग को न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ध्यान रखना, बोर्ड्स में, है ना। इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अपन चलते हैं। ये अपन ने क्या किया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो क्या पूछा जाता है कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है, फिर एक रेजिस्टेंस अपने पास और है, फिर एक रेजिस्टेंस अपने पास और है, कनेक्ट कर दिया और यहां से अपन ने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, है ना। अब इसमें आप देखो कैसे, ये अपना 20 वोल्ट का है, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, 3 ओम 6। अब इसमें बोला गया है कि 3 ओम से कितना करंट जा रहा है वो बताना है, 6 ओम से कितना करंट जा रहा है ये बताना है। तो ये सब कुछ अपन को 2 ओम से कितना करंट जा रहा है वो भी बताना है। तो हर एक ब्रांच का करंट बताना है, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इस करंट को मैं मान लेता हूँ, करंट जो है ये आई है, ये वाला करंट मैं मान लेता हूँ I1 है, ये वाला करंट मैं मान लेता हूँ I। ओके, तो इसमें अपन ने क्या कर लिया कि ये करंट I1 I2 और ये सब मेंशन कर लिया है, ठीक है, सब मार्क कर दिया वहाँ पे। अब एक काम करते हैं, 3 और 6 का बताओ कितना होगा। 3 × 6 अपॉन 3 + 6, ये अपन ने पहले भी निकाला है, इसको मैंने R डैश लिया था। कितना आ गया ये तो आ गया अपना 3 9, तो ये हो जाएगा कितना 2 ओम। कैसे आया 2 ओम, ये 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 ओम आ गया। तो मतलब देखो यहाँ पे ये हो गया 2 ओम, ये भी कितना हो गया 2 ओम, यहाँ पे कितना आ गया 2 ओम, यहाँ पे कितना आ गया 2 ओम, ठीक है। और नीचे बैटरी लगी है 20 वोल्ट की। तो अपन ने क्या किया है, अपन ने बस यही तो किया है कि 3 ओम और 6 ओम को सॉल्व कर लिया, पैरेलल में है, तो 2 ओम आ गया। अब इसमें बता दो कि करंट कितना फ्लो होगा। करंट इसमें कितना फ्लो होगा 20/4। भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना हो गया 5 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट बाहर निकला 5 एम्पियर, यहाँ से कितना करंट जाएगा 5 एम्पियर। ध्यान रखना ये करंट चूंकि यहाँ पे जा रहा है ना 5 एम्पियर, तो यही सर्किट को तो मैंने नीचे बनाया हुआ है, ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट सेम है। क्योंकि यहाँ से गया 5 एम्पियर, तो इधर से भी कितना जाएगा बेटा 5 एम्पियर, इधर से भी कितना जाएगा 5 एम्पियर। अब ये जो 5 एम्पियर है ये दो ब्रांच में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है ये आप बता सकते हो। यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है, क्योंकि ये 5 एम्पियर जा रहा है करंट, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट, और यही 10 वोल्ट ऊपर आ जाएगा भाई, क्योंकि ये इतने का ही तो वोल्टेज है नीचे वाले सर्किट में। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है ना। 10 वोल्ट कैसे निकाला, ओम्स लॉ लगा दिया भाई, I × R, I है 5, R है 2, I × R 10 आ गया, ठीक है। अब ऊपर आप देखो क्या है, ऊपर कैसे सिचुएशन है। तो 10 वोल्ट मैंने कैसे लिखा वो भी आप देखो ध्यान से, ये मैंने थोड़ा इसको, हाँ अभी प्रॉपर लिखते हैं अपन। तो ये हो गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कैसे आया, नीचे वाले सर्किट में है, ऊपर वाले सर्किट में भी 10 वोल्ट आ गया। अब तुम करंट बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो ऊपर करंट कितना होगा 10/3 एम्पियर, नीचे करंट कितना होगा 10/6 एम्पियर, है। ये तो अपना आ गया आंसर, इजी था ना ये। I1 कितना आ गया, I कितना आ गया 5 एम्पियर, I1 कितना आ गया 10/3 एम्पियर, 10/3 एम्पियर। I2 कितना आ गया 10/6। तो यार ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग को बेसिक्स अगर पता होगा कोई भी क्वेश्चन कर लोगे बहुत इजीली, ठीक है ना।
इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। हेलो बच्चों, तो नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ आगे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं अगेन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे अपन समझते हैं। तो वी हैव दिस काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस, एंड हियर वी हैव लाइक दिस रेजिस्टेंस, देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस, देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस। ये अपन ने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और यहाँ से अपन ने क्या किया कि यहाँ से अपन ने इस तरीके से एक पॉइंट्स निकाल दिए, टर्मिनल्स। अब आप देखो कि ये ए है और ये क्या है बेटा, बी है। तो ये कितना है आप देखो ध्यान से, ये मान लो 2 ओम है, ये कितना है 3 ओम है। अब मैं इसमें क्या करना है अपन को, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसा भी सर्किट होगा आपका आंसर आ ही जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही हर क्वेश्चन में लगता है, हर क्वेश्चन में सेम। तो जैसे मान लो ये कितना हो गया 2 ओम हो गया, ये कितना हो गया 4 ओम हो गया, और ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो 2 3 को सॉल्व कर लो। 2 3 को तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, ये तो डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं, इसमें पैरेलल है। तो कितना हो जाएगा ये 6/5। ठीक है, 6/5 ओम आ गया। अब 8 डबल डैश निकालो। अब देखो ध्यान से 2 4 और 6, ये तीनों के तीनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इनको अपन सॉल्व कर देते हैं पैरेलल के अकॉर्डिंग। पैरेलल मतलब 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला 2 में लगता है, 3 में नहीं लगता। 3 में आपको वो लगाना पड़ेगा 1/2 1/4 प्लस 1/6, ये आपको लगाना पड़ेगा। 3 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और 2 में आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, 3 में अपन फिर लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला है। कितना हो गया इनका एलसीएम, 12 हो गया। देखो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 2 हो गया। 6 3 2। तो ऐसा करो कि इसको वो कर लो, 6 3 9 2 11, 11/12। 1/r डबल डैश कितना आ गया बेटा, ये आ गया। अब आप बताओ यहाँ से r डबल डैश कितना आएगा, r डबल डैश आएगा 12/11 ओम। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे बेटा इसका, टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये दोनों अब सीरीज में हो गए ना। क्योंकि अपन ने क्या किया, देखो अपन ने बस यही किया इसमें कि जो शुरू के 2 रेजिस्टेंस है उनका अपन ने r डैश निकाला, और बाद के जो 3 रेजिस्टेंस है उनका अपन ने r डबल डैश निकाला, और ये एक एक रेजिस्टेंस जो कि दोनों सीरीज में लग गए। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का जो आया वो r डैश था, इन तीनों का जो आया वो r डबल डैश था। तो ठीक है, r डैश r डबल डैश हमने लगा दिया उसी सर्किट में वापस से। तो अपन ने इनको वैसे ही सर्किट में दोनों सर्कल्स के अंदर के जो रेजिस्टेंस है उनको लगा दिया। अब ये देखने पे पता चला कि यार ये जो है ये तो सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 6/5 प्लस 12/11। तो इसका आप एलसीएम लेके ऐड कर लो, तो इसका एलसीएम आ गया 55। फिर कितना हो गया 66 प्लस कितना हो गया ये 60, 66 और ये हो गया 60। ठीक है, बस इसको अपन ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 126/55। हो गया बेटा ये, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में 126/55। ठीक है ना, यहाँ से आपका जो है रेजिस्टेंस आ गया, इतना ओम रेजिस्टेंस आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। इसको अगर पॉइंट में भी निकालना चाहते हैं ना तो ट्वाइस में जाएगा ये, 2 बार में। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन। ट्वाइस से अपन ने किया, ट्वाइस करने पे कितना आ गया ये आ जाएगा 110। तो अगर मैं 126 में से इसको माइनस करूंगा तो बचा 16, एक 0 बढ़ा दिया। तो अब ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार। 3 बार तो नहीं जाएगा, ये 2 बार ही जाएगा। फिर जब अपन इसको 3 बार करेंगे तो इट बिकम 165 हो जाएगा, 165। फिर ये 2 बार जाएगा तो 2.2 आ गया आंसर। कितना आ गया बेटा यहाँ पे आंसर 2.2। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.2 ओम। ठीक है, ये ऐसे करके आप निकाल सकते हो, कुछ भी कैसा भी सर्किट होगा आंसर आ जाएगा। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए बस। ठीक है ना, तो बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो तो आपका सब कुछ काम बन जाएगा। तो अगला देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है यार इसमें बिल्कुल।
मतलब वही वही करना है बार बार। देखो फिर से मैंने वही क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे दूसरा लगाया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 5 ओम। ये हो गया कितना, 10 ओम, ये हो गया 20 ओम। अब इसमें क्या बड़ी बात है भाई, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो निकाल दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे ऐसे करो और ये सर्कल बना के ऐसे। तो बेसिकली ये टर्मिनल्स कहलाते हैं, ये टर्मिनल्स होते हैं, ध्यान रखना, टर्मिनल्स ए और बी। टर्मिनल को ऐसे अपन ने ए और बी बना दिया। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है बता देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो पहले ऊपर वाले तीनों किस में है, सीरीज में है, तो उन दोनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 10 ओम आ गया। ठीक है, नीचे वाले भी दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 30 ओम आ गया। ठीक है ना, और 10 ओम और 30 ओम जो है वो पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, वो साफ साफ दिख रहा है। तो इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10/30/40, काट दो इसको, कितना आ गया बेटा, ये 30/4, 30/4। इसको वो करो, डिवाइड करो, 7 चला गया। ठीक है, फिर कितना बचा, 20 बचा ना, 5। इतना ओम आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कोई भी, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक है ना, और देखो और छोटे छोटे अपन और उठाते हैं क्वेश्चन। और कुछ पावर वाले करवा देता हूँ चलो। तो मान लो अपने पास 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब लगे हुए हैं। पहला बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया और ये तीसरा बल्ब हो गया। तीनों बल्ब जो है वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तीनों बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, प्लस माइनस। तो ये हो गया अपना 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 5 ओम। ठीक है, अब चलो ये बैटरी कितने का है, मान लो मैं कितने की बैटरी लेनी, 40 वोल्ट की बैटरी ले लो। अब तीनों की पावर निकालनी है। ठीक है, तीनों की पावर बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। पहले मैं पावर 1 निकाल रहा हूँ, मान लो ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है और ये बल्ब 3 है। तीनों बल्बों की पावर बतानी है। ठीक है, तो ये चूंकि पैरेलल है ना, तो पैरेलल में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था पावर का, पैरेलल में V²/R होता है। पैरेलल में पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। P1 कितना हो जाएगा, V²/R1। P1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, चलो इसको निकाल दो। 40 का स्क्वायर, y कितना हो गया, 2 हो गया। 40 × 40/2 हो गया। ये मैंने काट दिया, ये 20 आ गया। 4 4 2 8, 800 आ गया बेटा आपका। सबसे ऊपर वाले बल्ब की पावर कितनी है, 800 वाट। अब ऐसे ही आप तीनों निकाल लो, वही करना है बार बार, एकदम मतलब ऐसा है कि यार ठीक है, एक अगर समझ में आ गया फिर बार बार वही करना है। ये अब लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ना, ताकि एग्जाम में ये चीज़ें ईजिली बन जाए। ठीक है ना, अब मैं ऐसे ही P2 निकाल देता हूँ, देखना P2 कितना आसान है। P2 अपन ने कैसे निकाला कि भाई 40 का स्क्वायर कर दिया और नीचे कर दिया 4, तो 1600 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 400 आ गया। 400 वाट आ गया इसका पावर। थर्ड वाले का पावर देख लो, थर्ड वाले की पावर कितनी आएगी, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1600 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, तो अच्छा इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 को 100 से कट करूँगा, 5 को अगर मैं 100 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 320। देख लो 320, कितना ईजिली अपन ने आंसर निकाल लिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं यार एग्जाम में, ईजी है ये तो। ठीक है ना, तो और इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, लाइक पावर पूछ सकते हैं, सम टाइम दे आस्क की एनर्जी कितना है। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। दे विल लाइक आस्क यू पावर, एनर्जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग कुछ लाइट के न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। तो लाइट वाले न्यूमेरिकल्स देखो कैसे आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो
स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि मान लो कि ये दो मीडियम है, ये अपने पास हो गया, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मीडियम 2। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बेसिकली ध्यान रखना, μ1 इज द फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड μ2 इज द सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले तो इसमें अपन ये समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों अब इसमें अपन लोग आगे क्या करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझना ध्यान से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो एक मीडियम में जो स्पीड होती है उसको नीचे रखते हैं और ऊपर एयर की स्पीड रखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल जो है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल होता है म्यू। आप एन भी ले सकते हो, म्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, सी। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होती है, वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ये ध्यान रखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट उस मीडियम में कितना स्लो जाएगी या कितना फास्ट जाएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब लाइट की स्पीड वहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो लाइट की स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है कि लाइट कितना स्लो हो रही है। ठीक है ना, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट। और वो भी ध्यान रखो कि ये जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट उतना बेंड भी होती है। तो मतलब मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उस मीडियम में लाइट ज़्यादा बेंड होती है। ठीक है ना, और अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उस मीडियम में लाइट कम बेंड होती है। मतलब आप ऐसा समझ लो, मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने एक मीडियम ये रखा हुआ और दूसरा मीडियम ये रखा हुआ है। ठीक है ना, ये दो मीडियम है, मैं इनको दो बॉक्स ले रहा हूँ, दो मीडियम है, दो बॉक्स है। ठीक है ना, अब जब लाइट इस मीडियम में जाएगी तो वो अगर थोड़ा सा मुड़ रही है और इस मीडियम में जाएगी तो वो ज़्यादा मुड़ रही है। तो वो बेंडिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जिस मीडियम में लाइट ज़्यादा मुड़ती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये आप एकदम क्लियर ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसको अगर जूम करके आप बनाओगे कि थर्ड मीडियम अगर आप ले रहे हो तो उसमें और ज़्यादा अगर बेंडिंग है लाइट की, और ज़्यादा समझ जाओ कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है ना। ये देखो इसमें और ज़्यादा लाइट मुड़ रही है। तो ऐसे करके आप लाइक एकदम कंपैरिजन कर सकते हो, एकदम क्लियर कंपैरिजन आप कर सकते हो। जैसे ये मीडियम हो गया पहला, आप थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, और ये है दूसरा। अब देखना इसमें कैसे होगा। मान लो लाइट यहाँ से आई, ठीक है, अब यहाँ पे लाइट मुड़ने वाली है। मान लो लाइट इतना मुड़ी, ठीक है, इसी चीज़ को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं ना। और सेकेंड लाइट भी ऐसे आई और वो इतना मुड़ी, तो आप देख लो कौन सी लाइट ज़्यादा मुड़ रही है। तो इसका क्या होगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होगा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट कितना मुड़ रही है उस मीडियम में जाने के बाद, लाइट कितना बेंड हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन को ध्यान रखना है। चलिए अब अपन देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तो अपन ने लिख ली है कि ये होती है, एंड सम टाइम वो लोग ऐसा बोल देते हैं, जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यू। तो कभी कभी वो लोग बोल देते हैं कि μ12 या μ21, उसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बहुत आसान सी चीज़ है, वो मैं आपको बता, वो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होती, आप ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है देख लो, यहाँ पे ऊपर भी क्या है, स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे भी क्या है, स्पीड है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं। तो मतलब इसमें तो समझ में आ गया ना कि इसकी यूनिट ही नहीं होती। अब आप देखो इसमें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम का कैसे बनाते हैं। तो मान लो आपकी ये मीडियम वन है और ये है मीडियम 2, और अगर लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तो इसको अपन बोलते हैं 1μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 से 2। तो इसको अपन कैसे वो करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, इसको थोड़ा सिंपल लिख रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड v2 है, तो अपन इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये भी आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। अगर आप इसको पलट दोगे ना, 2μ1 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा,
स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो ये भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका होता है। बाकी आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मैंने 1 म्यू 2 लिखा है तो इसको अपन खोल सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1। म्यू 2 क्या होता है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और म्यू 1 क्या होता है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इस तरीके से अपन इसको खोल सकते हैं। और बाकी इफ़ यू हैव 2 म्यू 1 तो उसको हो जाएगा म्यू 1 बाई म्यू 2, वो भी लिख देता हूँ मैं साइड में। ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी आसान चीज़ें हैं। बस अपन को एक बार उनका बेसिक समझ में आ जाए कि अच्छा यार, अच्छा इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, बेसिक्स पता रहेगा तुम लोग सब कर लोगे, ठीक है ना। ये अपना क्या आ गया, दो तरीके से इसको अपन ने वो कर दिया, ठीक है ना, दो फॉर्मूले बना दिए। अच्छा इसको अपन कैसे पढ़ते हैं वो भी देख लो आप। तो मान लो जैसे कभी कभी बोल देते हैं कि 1 म्यू 2 को कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड दिस थिंग। इसको रीड करने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मैं लिखूँ कहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दूँ पहले फिर लिख, इसको पहले अपन इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको कैसे करूँगा मैं, इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ओ सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान रखिए आप। इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत ही आसान है इसको पढ़ने का तरीका, आप ध्यान रखें, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ और भी फॉर्मूले हैं, वो भी आपको बता ही देता हूँ मैं, चलो वो भी आपको बता ही देता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। देखो तो इसमें और क्या क्या फॉर्मूले हैं वो भी देखते हैं अपन यार, कैसे कैसे इसमें और फॉर्मूले बन सकते हैं। मान लो आपकी कभी कभी ऐसा आ जाता है, 1 म्यू 2 को अपन लिख सकते हैं v1 बाई v2, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड इन सेकेंड मीडियम, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं क्या करूंगा, देखो आप, स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और इधर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो, तो ये कट गया तो क्या बचा, लेमडा 1 बाय लेमडा 2। ये भी एक फॉर्मूला है, वेवलेंथ के हिसाब से भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, ये भी आप ध्यान रखो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखो, है ना, और इनको आप रिवाइज करो ताकि ये चीज़ें याद रहें, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बेटा क्या होता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ समझो आप क्या होता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में ये होता है कि मान लो कि अपने पास ये एक ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, तो लाइट एयर से किधर जा रही है, वाटर में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये डेफिनेशन आप याद रखना, एग्जाम में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट का मुड़ना, when light passes from one medium to another medium is known as refraction, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, ये देखो ये हो गया अपना I, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपना R, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे बताओ, साइन I बाय साइन R, और ये हो गया आपका 1 म्यू 2। देखो लाइट 1 से 2 जा रही है ना, बस आप ये ध्यान रखो, तो 1 से 2 मतलब 1 म्यू 2, 2 से 1 मतलब 2 म्यू 1। इसी चीज़ को अपन स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ध्यान रखो। इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 100%, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप इसको ध्यान रखें। स्नेल्स लॉ इज साइन ए बाई साइन आर दैट इज इक्वल्स टू 1 म्यू 2, ठीक है। अब इसको अपन और देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कुछ, देखो आप ध्यान से। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर है कि भाई लाइट यहाँ से आई और लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली गई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लोग क्या पूछते हैं कि इसका एंगल मान लो 60 डिग्री है और इसका एंगल मान लो 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये लोग बोलेंगे कि ये जो मीडियम है, जो भी मीडियम यहाँ पे है, ऊपर तो एयर है, ऊपर क्या बेटा एयर है, नीचे जो भी मीडियम भरा हुआ है, मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है,
नीचे क्या है, एक लिक्विड फिल्ड है, तो इस लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। जो नीचे लिक्विड भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। देखो ये भी कैसे निकालेंगे, 1μ2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ, 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 30 डिग्री कर दिया यार इसको अपन ने, कितना हो जाएगा ये, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कट गया बेटा, 2 से 2 क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, √3। तो मतलब नीचे वाले जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, √3 है। देखो क्योंकि ऊपर तो एयर है ना और नीचे क्या है, μ2 है, तो अपन को μ2 निकालना है। चलो इसको खोल देते हैं, ये हो जाएगा μ2/μ1 इज इक्वल्स टू √3, ठीक है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे μ2 तो μ2 है और नीचे वाला 1 हो गया, तो ये अपना √3 आ गया, मतलब μ2 कितना आ गया बेटा, μ2 आ गया √3। तो बच्चों इसमें एक छोटा सा और टॉपिक है जिसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, वो आपको बता देता हूँ मैं, लैटरल शिफ्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखो आप ध्यान से, हाउ लैटरल शिफ्ट वर्क्स। लैटरल शिफ्ट मतलब आप समझ लो, लैटरल शिफ्ट, तो लैटरल शिफ्ट का मतलब ये होता है, आप मान लो कि अपने पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इस तरीके से बना हुआ, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कि ऐसे यहाँ से लाइट आएगी इस तरीके से, फिर ये लाइट यहाँ ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, फिर ये लाइट वापस से रिफ्रैक्ट होगी। तो चूंकि आप ध्यान रखो कि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में खासियत होती है कि जो इंसिडेंट रे है, मतलब आप ध्यान रखो कि इंसिडेंट रे को मैं कुछ नाम दे देता हूँ ना, PQ है, क्या है, PQ है, और जो इमर्जेंट रे है जो बाहर निकली है वो क्या है, RS है। अब ध्यान रखना कि PQ और RS हमेशा क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं, इसकी एक खासियत होती है। ये खासियत भी क्यों, वो भी आप समझ लो, उसको भी अपन समझ सकते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कैसे समझ सकते हैं आप ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें देखो AB और CD, AB और CD दोनों पैरेलल हैं क्या, बिल्कुल पैरेलल हैं। तो अगर चूंकि AB में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और CD में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो चूंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल हैं, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल होंगी तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा, क्योंकि भाई ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है मतलब AB और CD ये पैरेलल हैं, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूँ एक चीज़ में। अब चूंकि ये जो लाइट रे है ये निकल रही है कैसे बेटा, ऐसे निकल रही है, देखो ध्यान से ऐसे, अगर ये प्रिज्म ना हो, अगर ये स्लैब ना होता तो ये लाइट सीधा जाती क्या, बिल्कुल ये लाइट सीधा जाती। अब चूंकि बीच में अपन ने प्रिज्म डाल दिया, सॉरी बीच में स्लैब डाल दिया, तो ये लाइट थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ गई है, Q पॉइंट पे लाइट मुड़ गई है, फिर दोबारा R पॉइंट पे मुड़ी है। तो लाइट कहाँ कहाँ पे मुड़ी है, देखो लाइट Q पे मुड़ गई है, एक इस पॉइंट पे मुड़ी है और दूसरी कहाँ पे मुड़ी है बेटा, R पे मुड़ी है। चूंकि अगर स्लैब ना होता तो लाइट जाती सीधा, लेकिन चूंकि स्लैब है तो लाइट क्या हो रही है, मुड़ रही है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी जब लाइट बाहर निकलेगी तो वो जो आने वाली रे है, मतलब जो इंसिडेंट रे है, उसके पैरेलल ही होगी, उसके पैरेलल होगी। तो अब मतलब ये हुआ यार कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या हो गया बेटा, इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है यार, लैटरल शिफ्ट हो गया। तो लैटरल शिफ्ट जो है वो कितना होता है, इस पे अपन को ध्यान देना है। तो लैटरल शिफ्ट जो है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, बस यही ध्यान रखना है। लैटरल शिफ्ट मतलब क्या हो गया, डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, अब इसको नोट कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट, ठीक है ना। अब लैटरल शिफ्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, लैटरल शिफ्ट डिपेंड करती है थिकनेस पे, स्लैब की थिकनेस क्या है, स्लैब की थिकनेस क्या है, ये थिकनेस हो गया मान लो। तो अगर स्लैब की थिकनेस ज़्यादा है तो लैटरल शिफ्ट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, मतलब मोटे स्लैब में लैटरल शिफ्ट ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्लैब की थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो लाइट को ज़्यादा मोड़ेगा, और अगर स्लैब पतला होगा तो वो लाइट को कम मोड़ेगा, ठीक है। दूसरा,
lateral shift is directly proportional to refractive index of the glass slab. मतलब जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है तो वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है। ये अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो वो लाइट को कम बेंड करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से लैटरल शिफ्ट बढ़ता है। तीसरा फैक्टर अब ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा होगा, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है तो लैटरल शिफ्ट भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये तीन फैक्टर तो अपन को दिख ही रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही आप लाइक और भी ये तीन फैक्टर से ही आपको ध्यान रखना है। तो लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, लैटरल शिफ्ट डिपेंड ऑन दीज थ्री फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक जो है अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस या इस तो बच्चों अभी अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें बार मैग्नेट के बारे में। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब नॉर्मल इसको मैग्नेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोल सकते हो या आप इसको मैग्नेट भी बोल सकते हो। मैग्नेट कैसे होता है, देखो यहाँ पे आप, तो ये नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, ये बेटा नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे घूम के फिर वापस वो नॉर्थ पे आती है, आप ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली, घूम के वापस वो साउथ टू नॉर्थ आता है। तो ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। बेटा ये दिखती नहीं है ना, विजिबल नहीं होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रही है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक क्लोज कर्व बनाता है, हमेशा क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज कर्व, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ। आप देखो ध्यान से, मैग्नेट के अंदर ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जा रही है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। इसको नोट कर लो कि बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, दोनों चीज़ें। और ये हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके क्लोज कर्व बनाती है ना, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब एक चीज़ इसमें और बताता हूँ मैं आपको, चलिए बार मैग्नेट तो अपना हो गया, अपन आते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। आप देखिए इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये बेसिकली अगर अपन ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी है, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ऐसा मैं बना लेता हूँ, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के बाहर जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है, इस तरीके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अगर पैरेलल है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होगा कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो ये एक आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो। दूसरा आप इसको ध्यान रखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं मान लो कहीं ऐसे हो रही हैं, ऐसे, तब ये बेसिकली लेट सपोज ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो आप देखो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं
वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो मान लेते हैं अपन कि पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। जबकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, कहीं भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर एक पॉइंट पे सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड वाले फिगर में ऐसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखो। तीसरी प्रॉपर्टी आप ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। आप इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछे जाता है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती, ठीक है ना। और आप ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व के फॉर्म में होती हैं या लाइन के फॉर्म में होती हैं, लेकिन अपन उनको बोलते हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही हैं, ठीक है ना। उनको मैग्नेटिक फील्ड कर्व नहीं बोलते, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही बोला जाता है। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये भी ध्यान रखना है। फिर एक प्रॉपर्टी और है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से, एंड कहाँ पे होती है, खत्म कहाँ पे होती है, आके साउथ पोल पे। तो ये आप ध्यान रखो कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल पे वापस आ जाएंगी घूम करके। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब इसमें कुछ और भी चीजें अपन देख लेते हैं, जैसे कि अगर एक मतलब कंडक्टर है और उससे करंट फ्लो हो रहा है, वो कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मान लो आप एक कि अपने पास एक कंडक्टर है, हवा कंडक्टर, ये अपने पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में, वेट, अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है लाइक दिस इज द कंडक्टर। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं, ये इस कंडक्टर के चारों तरफ सर्कल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होती। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के कारण, जैसे इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग, कैरिंग का मतलब यहाँ से फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है बच्चों, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। देखो आप चारों तरफ देखो ध्यान से, सर्कल्स बने हुए ना उसके, वो सर्कल्स क्या बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बताते हैं। इनकी डायरेक्शन अपन बना सकते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनकी डायरेक्शन होती है। लेट सपोज इनकी डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली, डायरेक्शन ऐसे ली, फिर ये नीचे आएगा, तो ये बेसिकली सर्कल्स होते हैं। इस तरीके से इनकी डायरेक्शन बना सकते हैं। तो इन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो अपन क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा के निकालते हैं। क्या लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब मैं थोड़ा सा इसको, अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो थोड़ा सा फिर फिगर ऐसे अलग से बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो इसमें अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो मान लो अगर ये वायर आपका क्या है, सॉलिड वायर है, और ये डैश डैश वाला वायर, ये पीछे क्या है, डैश डैश वाला है। अब ध्यान रखना, ये जो, सॉरी, ये जो वायर है ये तो स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल के फॉर्म में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी वो आप समझो। इसमें जो मतलब सर्कल का जो आधा पार्ट है वो स्क्रीन के ऊपर है, और सर्कल का आधा पार्ट स्क्रीन के पीछे है। दो पार्ट है इस सर्कल के, आधा स्क्रीन के ऊपर, आधा स्क्रीन के पीछे। और ये सर्कल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो लैपटॉप है इस प्लेन के परपेंडिकुलर सर्कल है। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है वो भी देख लेते हैं आज। राइट हैंड थंब रूल में बेसिकली अपन वायर को हाथ से पकड़ते हैं, और उस वायर को, थंब जो होता है वो करंट के अलॉन्ग होता है, और चार फिंगर से वायर को पकड़ना है, ठीक है ना। चलिए इसको अपन निकाल ही लेते हैं, राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपन को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर।
ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, एक करंट कैरिंग वायर है जो कि रखा हुआ है। ये आपका क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अपन को वो निकालनी है, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, करंट कैरिंग वायर अपन ने बना लिया, ठीक है। और ये जो है बेटा, ये क्या है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब आप देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस तरीके से बनती है, इस से। और ये मैंने डैश डैश जो किया हुआ है ना, ये पार्ट जो है वायर के पीछे वाला पार्ट है। और ये जो सर मतलब जो सॉलिड लाइन है, देखो इसको सॉलिड लाइन बोलते हैं, इसको डैश डैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सॉलिड वाला कर्व है, दैट इज ये मैग्नेट के, ये वायर के ऊपर वाला है। जो डैश डैश वाला पार्ट है वो वायर के पीछे वाला पार्ट है। ये सर्कल ध्यान रखना, ये सर्कल जो है ये इस वायर के परपेंडिकुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को ये नहीं पता होता। ये सर्कल इस वायर के परपेंडिकुलर है, ये आप ध्यान रखना। इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं बना रहा ना, नहीं तो मैं ऐसा ना बना देता इस तरीके से, ऐसे बना देता परफेक्ट सर। बट एक्चुअली में ये सर्कल ऐसा वर्ड बेसिकली क्या है, ये वायर के परपेंडिकुलर है, तो अपन इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे। अब देखो इसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से जाएगी। हालांकि यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, आप ध्यान रखें। इसमें ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और भी होते हैं, जैसे कि मैंने बना दी। ऐसे ही एक और यहाँ पे इनर सर्कल अपन ने बना दिया। तो ऐसे लॉट ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के होंगे, ये आप ध्यान रखें। डायरेक्शन मैंने इसमें बनाई दी है, ये ऐसे और यहाँ से अंदर। तो आप इसमें डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो देखो आप। तो आपको वायर को पकड़ना होता है, बेसिकली वायर को क्या करना, होल्ड करना होता है। कैसे होल्ड करोगे आप देखो मैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल अपन, ये बेटा राइट हैंड थंब रूल है, आप ध्यान से देखो। क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। ये कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। जस्ट वेट, ये आपका जो है इज राइट हैंड। थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। अब आप इसको समझना ध्यान से, ये राइट हैंड। तो इसमें क्या क्या कहानी है मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो आप, इसमें बेसिकली अपन को ये दिख रहा है कि यार करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, कर लेते हैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो देखो कैसी है, ये डायरेक्शन है ना, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ना है वायर को, आपको वायर को ऐसे पकड़ना है, राइट हैंड का यूज़ करके वायर को पकड़ लेना। जैसे देखो थंब, ये जो फिंगर्स हैं वो कैसे घूम रही हैं, फिंगर्स देखो मेरी ऐसे घूम रही हैं, फिंगर्स मेरी ऐसे घूम रही हैं। तो अगर मेरी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे घूमेगी, है। देख लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। ये फिंगर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड घूमती है, तो आपको ध्यान रखनी है। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल, ओके। इसी को राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं। वायर को पकड़ना होता है, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रहता है, ध्यान रखें। थंब किसकी डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। थंब आपका ऐसे हो जाएगा और फिंगर्स आपको ऐसे, इसकी फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, ठीक है ना। उससे क्या पता चल जाएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है। क्या पता चलता है बेटा, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता चल गई, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो ये होता है राइट हैंड थंब रूल, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो आपको राइट हैंड थंब रूल याद रखना है। करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं वो, और करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन निकालते हैं कि सोलेनॉइड में क्या होता है, व्हाट हैपेंस विद द सोलेनॉइड, ठीक है। तो चलो वो भी मैं बता देता हूँ। दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखो ध्यान से, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying solenoid, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपन एक बनाते हैं, सो करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बना लेते हैं। वो भी अपना बना बनाया है, तो उसी से अपन फिगर देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। उसी से अपन पिक्चर ही देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये मैं आया करंट कैरिंग सोलेनॉइड पे, भाई करंट कैरिंग सोलेनॉइड ये है।
आपको बस इतना ही ध्यान रखना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड कि आपको फिंगर्स घुमानी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स कैसे घुमानी है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको सोलेनॉइड को पकड़ना है। तो आपका थंब जो बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। किसकी दिशा बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी है? ऐसी है बेटा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और यहाँ से अंदर आएगी। यहाँ से क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। मतलब बेटा यहाँ पे आपका कौन सा पोल है? देखो एक चीज़ इंटरेस्टिंग पता चली अपन को, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर आ रही है, यहाँ से क्या हो रही है? अंदर आ रही है, और यहाँ से बाहर जा रही है, मतलब ये नॉर्थ पोल है। ये कौन सा पोल है बेटा? साउथ पोल है। साउथ पोल है। यही चीज़ें तो अपन को ध्यान रखनी है ना। अपन ने क्या बना दिया? डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो फिंगर को पकड़ने, मतलब जो अपनी 4 फिंगर हैं करंट की डायरेक्शन बताएंगी, और जो थंब होता है बेटा वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। ठीक है भाई, तो जहाँ पे थंब अगर ऐसे बता रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। ठीक है ना। ये होता है सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड। देखो कितना आसान है। अभी आप लोगों को बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। इसको देखो अपन एक बार और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर से मैं एक बार बनाता हूँ इसको, देखना आप बस। अपन बना लेते हैं सर, अभी रेस कर दिया ये। अब देखो मैं इसको एक बार फिर से बनाऊंगा, अब देख लेते हैं यार। चलो अब इसमें क्या कहानी है देखो, यहाँ से आपको 4 फिंगर क्या करनी है? करंट की डायरेक्शन में घुमानी है। 4 फिंगर मैंने करंट की डायरेक्शन में घुमा दी। ठीक है ना, ये चारों फिंगर्स। ओके, अब जो थंब बताएगा वो बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हम क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। क्या होगा बेटा? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल दी, फील्ड यहाँ से निकलेगी और वापस कहाँ से आएगी? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी। ठीक है, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है वो साउथ पोल होता है, और जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है। ठीक है यार, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है ना। अब सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, अपन एक कोर लेते हैं और कोर के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं? कॉइल को बाउंड कर देते हैं, कॉइल को लपेट देते हैं, वायर को लपेट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है ना। तो सोलेनॉइड में अपन एक कोर लेते हैं, कोर के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? वायर को लपेट देते हैं और उस वायर से करंट को फ्लो करवाते हैं। ठीक है ना। और ये जो कोर है ये ज़्यादातर आयरन का कोर लिया जाता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाए। ध्यान रखना, आयरन का कोर लेने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। और सोलेनॉइड एक तरीके का मैग्नेट हो जाता है ना, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना। ये अपना सोलेनॉइड वाली चीज़ हो गई। अब एक इसमें और पॉइंट है, चलो वो भी देख लेते हैं बेटा अपन नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कहानी हुई इसकी। अब अगली कहानी आप सुनो ध्यान से। तो अगली कहानी ये है, अगर अपने पास वो है एक करंट कैरिंग, लेट सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग वायर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो आप इसको समझो ध्यान से, ये कहानी क्या है इसमें, समझना कहानी इसमें। तो मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट हमने लगा दिया बेटा, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, और उस मैग्नेट के अंदर अपन ने एक बीच में करंट कैरिंग वायर को डाल दिया बेटा। यहाँ पे अपन क्या कर दिया? करंट कैरिंग वायर को डाल दिया। तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। इसमें कुछ ना कुछ जो फोर्स लगता है, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है ना। तो वेन एवर अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड inside the magnetic field, the current carrying wire will experience some force। ध्यान रखें, जब भी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स हम कहाँ से निकालते हैं? वो फोर्स हम निकालते हैं फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। आप लोग घर पे अपने सोलेनॉइड भी बना सकते हो कि सोलेनॉइड बन गया, फिर वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है।
वो भी आप देख सकते हो। और आप ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, जब आप करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के बीच में रखोगे तो उसमें फोर्स लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे कर भी सकते हो, है ना। मतलब ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ी साइंस की कोई ये बहुत बड़ी रिसर्च वाली चीज़ है, ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ये आप अपने घर पे कर सकते हो कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के पास ले जाओगे तो उसमें फोर्स लगता है। ये चीज़ जो है आप अपने घर पे इसको एक प्रोजेक्ट बना के स्कूल में दे भी सकते हो, है ना। 10th क्लास में ये प्रोजेक्ट बच्चों को दिया भी जाता है कि आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है ना। या तो वो बोल देते हैं कि सोलेनॉइड बनाओ, या तो बोल देते हैं कि ये बना दो ये वाला प्रोजेक्ट कि करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर आप ये ध्यान रखें। अब मैं इस पे क्या बताने वाला हूँ कि इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा। हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स का रूल यूज़ करते हैं यार। चलो फ्लेमिंग का रूल मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ क्या होता है, कैसे काम करता है। आप ये हो गया, फ्लेमिंग का रूल कहाँ है भाई, ये है, ठीक है। देखो ऐसे, तो मान लो कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। करंट किधर आ रहा है बेटा, ये बाहर की तरफ करंट आ रहा है। आपको अपना जो मिडिल फिंगर है वो करंट की तरफ करनी है। आपको अपनी फोर फिंगर जो है वो किसकी तरफ, फोर फिंगर मतलब जो पहली वाली फिंगर होती है, तो जो फोर फिंगर है उसको करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या बताएगा बेटा, फोर्स बताएगा। थंब क्या बताएगा, फोर्स बताता है, उस पर फोर्स कितना लगेगा। ये क्या कहलाता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। चलो और इसको दिखाता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है ना। और एक पिक्चर है उससे भी अपन देख लेते हैं। चलो ये देखो बेटा, इसमें भी आसान है यार, ये तो ईजी ही। तो लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही आसान है। इसमें अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं। और ये मोटर के लिए यूज़ होता है या करंट कैरिंग वायर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अपन अपनी फिंगर्स को ऐसे खोल देते हैं और बिल्कुल ईजिली आप फिंगर को क्या करें, अलाइन करें। अलाइन मतलब क्या होता है, अलाइन मतलब जैसे कि करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को अलाइन करना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को अलाइन करना। तो थंब आपका जो है ऑटोमेटिकली क्या बता देगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दैट कंडक्टर, ठीक है ना। तो जो मोटर घूमता है ना, आप ध्यान रखें, आपने अगर कभी देखा होगा, मोटर जो होता है वो मोटर क्या होता है बेटा, घूमता है। तो मोटर किस हिसाब से घूमता है, मोटर इसी के हिसाब से घूमता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के हिसाब से, ठीक है ना। तो मोटर की अगर डायरेक्शन जो, जैसे पंखे की घूमने की डायरेक्शन, पंखा आपने देखा होगा कि एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ऐसा थोड़ी होता है कि पंखा उल्टा घूमने लगेगा। तो पंखा कौन सा रूल यूज होता है पंखे के रोटेशन में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कूलर चलता है, पंखा चलता है, तो इन सब में जो मोटर होते हैं वो किस रूल पे काम करते हैं, वो काम करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे काम करते हैं। ये आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सोचो अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ना होता तो क्या अपन पंखे की हवा ले पाते, भाई पंखा चलता ही नहीं, ठीक है ना। तो पंखा जो घूम रहा है तो उसका रोटेशन, है ना, पंखा जैसे घूम रहा है तो वो हवा नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ हवा आती है। तो वो पंखे का जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो कहाँ से पता चलता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना। तो ये रूल आपको समझ में भी आ गया कि अपने लाइफ में कहाँ यूज होता है, पंखे में, मोटर में, यही रूल यूज होता है, ठीक है ना।